दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कल अपनों ने विद्युत धारा का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कल अपनों ने विद्युत धारा की परिभाषा और धारा घनत्वों के बारे में पढ़ा था। आज अपने अपव्यय वेग के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना नया टॉपिक है। तो अपव्यय वेग के बारे में पढ़ने के लिए देखो, अपने एक चालक लेते हैं। अपने पास एक चालक लिया हुआ है। अब अपने को पता है कि चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इस चालक के अंदर। अब ये आपके पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस चालक के अंदर अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे इसके अंदर इस तरह से अनियमित रूप से क्या करेंगे, ये गति करेंगे। किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, ये गति करते रहते हैं। और यानी इस तरह की ये जो गति होती है, इसे अपने कहते हैं यादृच्छिक गति। यानी ये जिग जैग पाथ के अंदर क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी टेढ़े मेढ़े पाथ के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, गति करते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों की इस गति को क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब इलेक्ट्रॉन्स का अपने मान लेते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, इसका वेग मान लिया मैंने u1 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है, इसका वेग मान लिया u2 है। तीसरा इलेक्ट्रॉन्स है, इसका वेग मान लिया मैंने u3 डैश डैश। लास्ट nवां इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग मान लिया मैंने, मेरे पास कितना है, un है। और जो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है वो क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके क्या होगा, अपोजिट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जाएगा। इस वजह से इन सब इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, उससे क्या होता है, अपने पास 0 होता है। यानी u जब अपने एवरेज निकालेंगे तो u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un बाई n। तो इन सब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपने पास कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब अपने बात करते हैं आगे कि जो ये मैंने चालक लिया था, इस चालक को अगर मैं सेल या बैटरी से जोड़ दूं, जैसे मैंने यहाँ पे ये चालक लिया हुआ है, इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है अपने पास, और उसकी लंबाई है वो मैंने स्मॉल l ले रखी है। अब इस चालक को मैं सेल या बैटरी से जोड़ देता हूं। ऑन ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे की लगा दी, और जैसे ही की को ऑन करेंगे, सर्किट में अपने पास करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस इस एंड पे, और यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस। परंतु अपने बात करते हैं जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। अब जो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इन सब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। किसके कारण, जो आपने सेल बैटरी लगाई है, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण इन सब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगेगा, जिससे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, ऋणावेश, जिससे ये धनावेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब सारे के सारे जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पास धनावेश सिरे की तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे। इसका मतलब गति करेंगे, तो ये गति करने से अब अपने पास इनका जो वेग है, यानी पहले ये अपनी मर्जी से गति कर रहे थे, अब ये विद्युत क्षेत्र लगने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसके वेग में क्या हो रहा है, अपने पास परिवर्तन हो रहा है। तो अब इनका वेग मान लेते हैं अपने पास कि कितना हो जाता है इन इलेक्ट्रॉनों का। जैसे फर्स्ट का मैं मान लेता हूँ वेग कितना हो गया, v1, सेकेंड का v2, थर्ड का मेरे पास v3, और लास्ट डैश डैश इसका मेरे पास कितना हो जाएगा, vn हो जाता है। और जैसे इसका वेग में परिवर्तन हुआ, यानी u1 से v1, u2 से v2, u3 से v3, un से vn, इसमें मान लेते हैं अपने पास समय कितना लग रहा है, t1, t2, t3 डैश डैश अपने पास कितना लग रहा है, tn समय लग रहा है। अब अपने जब इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग की बात करें, अब पहले ये अनियमित रूप से गति कर रहे थे, तब इनका औसत वेग कितना था, 0 था। परंतु अब ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं, तब इनका औसत निकालें, तब इनका वेग कितना है अपने पास, v1, v2, v3, vn।
तब मैं इसका औसत निकालता हूँ v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश vn अपॉन n। क्या ये 0 होगा? तो अब ये 0 नहीं होगा। अब ये जो औसत वेग होता है उस वेग को कहते हैं अपने अपवावेग, और अपवावेग को अपने vd से प्रदर्शित करते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट। तो इसे अपवावेग कहते हैं। तो अपवावेग की परिभाषा क्या बनी अपने पास कि जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा आपने पीछे के चैप्टर में पढ़ी थी, प्लस से लेकर क्या होती है, माइनस की तरफ। तो जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के धन सिरे की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसे अपने क्या कहते हैं, अपवावेग कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के कारण, तो अपने यहां से क्या परिभाषा बनेगी, विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवावेग कहलाता है। औसत वेग अपवावेग कहलाता है। ये डेफिनेशन अपने 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र जब अपने लगाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनका जो औसत वेग है ये अपने पास कौन सा वेग बन जाएगा, अब अपवावेग बन जाएगा। अब अपने पास इस अपवावेग के बाद अपने यहां से एक देखते हैं, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन सब इलेक्ट्रॉनों पर क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करता है, एक बल लगता है। उस बल का अपने मान निकालते हैं। तो अपने पीछे के चैप्टर में विद्युत क्षेत्र पे कारण जो बल लगता है F इक्वल टू, उसका फॉर्मूला अपने निकाला था F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो अपने F इक्वल टू अगर Q इंटू ई की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपके पास प्लस चार्ज होता है तो जो बल होता है वो अपने पास विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अगर चार्ज माइनस है तो जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो इसका मतलब अब ये बल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ई, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर अपने पास माइनस है तो प्लस के कारण F का क्यू ई, प्लस का ई, और माइनस के कारण क्या हो जाएगा, F का माइनस ई ई। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देंगे। एक अपनों ने पढ़ा था F इक्वल टू क्या होता है, ma, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से 11th में पढ़ा था F इक्वल टू ma। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड को अपने क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। इसको इक्वल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ma इक्वल टू माइनस ई। तो a कितना निकल जाएगा, माइनस ई बाई क्या हो जाएगा, m। तो ये अपने पास यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों पर जो अपने पास त्वरण है वो कितना मिल रहा है। अब अपने आगे यहाँ से अपवावेग का सूत्र है वो स्थापित करेंगे। तो अपवावेग का सूत्र निकालने के लिए अपने पास v1 v2 v3 vn बाई n, यानी आपको वेग चाहिए v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश vn। तो अपने ये सब वेग निकालेंगे। तो वेग निकालने के लिए मैं गति का प्रथम समीकरण लगाता हूं। गति के प्रथम समीकरण से अगर मैं v1 की बात करूं, यानी पहले v1, तो इसका प्रारंभिक वेग मेरे पास कितना था, u1, त्वरण कितना है a, और इसको u1 से v1 होने में अपने टाइम कितना माना था, t1 माना था। ऐसे ही दूसरे के लिए करूं तो v2 इक्वल टू u2 प्लस a t2। ऐसे ही डैश डैश अगर मैं vn करता हूं तो un प्लस a tn, ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये वैल्यू है, ये अपने सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे, और इस फॉर्मूले में जब अपने ये वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या निकल जाएगा, अपवावेग निकल जाएगा। तो अपने अपवावेग निकालते हैं। तो अपवावेग के लिए
वी डी इक्वल टू, अपॉन में कर देता हूं एन, फर्स्ट की वैल्यू रखूं यहाँ पे, यानी V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश Vn। अब मेरे को Vd इक्वल टू V1 की वैल्यू चाहिए, तो V1 अपने पास यहाँ से देखें तो U1 प्लस ए T1, U1 प्लस ए T1, दूसरी के लिए U2 प्लस ए T2 प्लस डैश डैश, थर्ड के लिए देखें, लास्ट के लिए देखें सॉरी, UN प्लस ए टो एन, ये Tn अपॉन अपने पास आ जाएगा n। अब अपने इसको लिख सकते हैं Vd इक्वल टू U1 U2 को अलग अलग कर दो, U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश UN अपॉन n प्लस a, इसको लिख देंगे T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन n। अगर अपने इस वाले स्टेप को देखते हैं U1 U2 U3 UN बाई n, तो ये अपने पास क्या था, ये कौन सी वैल्यू आ रही थी, जब अपने पास विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, विद्युत क्षेत्र नहीं लगाने पर इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो अपने पास कितना होता है, 0 होता है। तो अपने पास Vd इक्वल टू 0 प्लस ए, और इसकी जगह अपने मान लेते हैं T1 प्लस T2 डैश डैश Tn बाई n, इसकी जगह अपने मान लेते हैं टो बार, और जो यहाँ पे ये टो बार आया है इसे अपने कहते हैं विश्रांति काल। ये विश्रांति काल आया है अपने पास, तो यहाँ पर अपने ए टो बार किसकी जगह माना है, T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn बाई n, इसकी जगह मैंने क्या मान लिया, विश्रांति काल मान लिया। अब ये विश्रांति काल क्या होता है, देखो विश्रांति काल अपने पास टो बार को डिनोट कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास इस चालक के अंदर गति करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्रमागत जो टक्करें होती हैं उनके बीच का जो समय लगता है उसे अपने क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन आया, टक्कर कर गया, फिर आगे टक्कर कर गया, तो जो जो टक्कर, दो क्रमागत जो टक्कर हुई, इनके बीच का जो समय है उस समय को अपने क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। यानी बीच के टाइम, वो टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन ने टक्कर नहीं की है। अब अपने यहां से ए की वैल्यू निकाली थी, तो Vd इक्वल टू ए की वैल्यू आई थी माइनस ई बाई एम टो बार। ये अपने पास अपव्यय वेग का सूत्र आ चुका है, ये अपने कल काम आएगा, अपव्यय वेग का माइनस ई बाई एम, जो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब अपने बात करते हैं आवेश वाहकों की गतिशीलता, ये क्या होती है। आवेश वाहकों की गतिशीलता, इसको देखेंगे। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता देखें तो Vd इक्वल टू, नहीं सॉरी, गतिशीलता को अपने म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू Vd बाई ई। यानी क्या डेफिनेशन बनी अपने पास, यहाँ पे अपवावेग व विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ये आ गई अपने पास। तो म्यू इक्वल टू Vd की वैल्यू अपने पास कितनी आई, माइनस ई बाई एम टो बार अपॉन कितना आ रहा है, ई, तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू माइनस ई टो बार अपॉन क्या आ जाएगा, एम। तो ये अपने पास फॉर्मूला निकल जाएगा गतिशीलता का। अब अपने बात करते हैं इसके मात्रक की।
तो यहाँ पे Vd वेग होता है, वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। E विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र की यूनिट बनाएंगे अपने पास। इलेक्ट्रोस्टेट में अपनों ने देखा था E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो E इक्वल टू एफ, बल की यूनिट क्या होती है न्यूटन बाई कूलम। अगर मैं इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं, मीटर से डिवाइड कर दूं, एक और यूनिट बना रहे हैं अपने पास। आपने विभव V पढ़ा था 10th क्लास में, W बाई क्यू। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव W बाई क्यू, कार्य क्या होता है बल डॉट विस्थापन बाई क्यू। अगर इसको देखें, बल की यूनिट क्या होती है न्यूटन, विस्थापन की क्या होती है मीटर, और चार्ज की क्या होती है कूलम। तो यहाँ पर अपने पास देखो न्यूटन इंटू मीटर बाई कूलम, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं वोल्ट, क्योंकि विभव की यूनिट मेरे पास क्या होती है वोल्ट होती है। तो यहां से तो मेरे पास क्या आ जाएगा वोल्ट, और अपॉन में क्या पड़ा है मेरे पास पर मीटर। तो इसकी मैं यूनिट क्या लिख दूंगा वोल्ट पर मीटर। तो यहां से यूनिट लिखूंगा मैं वोल्ट पर मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मीटर बाई सेकेंड इंटू, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा वोल्ट। तो अपने पास मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ये अपने पास गतिशीलता का मात्रक मिल जाएगा। अब अपने देखते हैं इसके अंदर गतिशीलता जो होती है अपने पास, गतिशीलता ये पदार्थ की प्रकृति व ताप के ऊपर क्या करती है निर्भर करती है। एक चीज अपने को यह भी ध्यान रखनी है कि गतिशीलता पदार्थ की प्रकृति और ताप के ऊपर क्या करती है निर्भर करती है। क्योंकि अपने गतिशीलता के फॉर्मूले में क्या आ रहा है विश्रांति काल आ रहा है, और विश्रांति काल अगर अपने पास चेंज होगा तो आपके पास म्यू की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी चेंज होगी। विश्रांति काल चेंज कैसे होगा कि अगर अपने पास ताप बढ़ाएं, ताप बढ़ाने से आपके पास क्या होगा, अगर ताप बढ़ा दें तो टकरें क्या होगी आपके पास जल्दी जल्दी होंगी, और टकरें जल्दी जल्दी होंगी तो बीच का समय क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी विश्रांति काल अपने को क्या मिलेगा कम मिलेगा। इसका मतलब ताप बढ़ाने से विश्रांति काल प्रभावित होता है, और विश्रांति काल प्रभावित होने से आपके पास क्या प्रभावित होती है गतिशीलता क्या होती है प्रभावित होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर बताएं।